गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद रविवार को जम्मू में हुई अपनी पहली रैली में गुलाम नबी आज़ाद ने नई पार्टी बनाने का औपचारिक ऐलान कर दिया। जिस तरह से कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का उनके साथ आने का सिलसिला जारी है, उससे लगता है कि कम से कम जम्मू कश्मीर में उनकी इस पहल को उम्मीद भरी नज़रों से देखा जा रहा है। हालांकि इसकी एक व्याख्या ऐसे भी की जा सकती है कि गुलाम नबी के कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में उनकी रही सही ताकत भी ख़त्म हो गई और इसीलिए पार्टीजनों के एक बड़े हिस्से को कांग्रेस छोड़ने में ही भलाई दिख रही है। गौर करने की बात है कि पिछले करीब एक हफ्ते में एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, 8 पूर्व मंत्री, 1 पूर्व सांसद, 9 पूर्व विधायक सहित बड़ी संख्या में पंचायती राज संस्थानों के सदस्य, नगर निगमों के सदस्य और ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ये सब किसी और पार्टी का रुख नहीं करके गुलाम नबी आज़ाद से जुड़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ये सब गुलाम नबी की नई पार्टी में संभावनाएं देख रहे हैं। बावजूद इसके जम्मू कश्मीर में अगले कुछ महीने के अंदर संभावित चुनावों में इस नई पार्टी के प्रदर्शन को लेकर कोई ठोस निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि गुलाम नबी आज़ाद की नई पार्टी की एंट्री में जम्मू कश्मीर के समीकरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया है। आज़ाद खुद जम्मू कश्मीर के हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनका पूरा राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी के अंदर और मुख्य धारा की राष्ट्रीय राजनीति करते हुए गुजरा है। जाहिर है कश्मीरी राजनीति के इस या उस धड़े से उनका कोई जुड़ाव नहीं रहा है। बावजूद इसके पूरे जम्मू कश्मीर में उनकी पहचान और पहुंच है। यहाँ के मुख्य राजनीतिक दलों के नेताओं से उनका मैत्रीपूर्ण संवाद है। नई दिल्ली में भी उनका सौहार्दपूर्ण रिश्ता है, जो राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भावुक भाषण और उन्हें इसी साल मिले पद्म भूषण सम्मान से रेखांकित हो चुका है। इन सब के अलावा एक खास बात यह भी है कि वह साफ कर चुके हैं आने वाले चुनावों में बीजेपी से कोई संबंध नहीं रखेंगे। इसका मतलब है कि पार्टी में बीजेपी विरोधी और कांग्रेस समर्थक मतदाताओं तक पहुंचने की उनकी राह खुली हुई है। ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद की नई पहल से जम्मू कश्मीर को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो असंदिग्ध रूप से भारत समर्थक है, जो जम्मू कश्मीर की राजनीति की सभी धाराओं से संवाद करने और तालमेल बनाने की स्थिति में है और जिसे केंद्र का भी विश्वास हासिल है। मौजूदा हालात में यह कोई छोटी बात नहीं, यह एक तरह का प्राकृतिक न्याय ही है कि आज़ादी के 75वें साल में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने औपनिवेशिक शासक रहे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर
दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यह खबर खुश करती है, लेकिन सोचने और चिंता करने की बात भी है। खुशी इसलिए कि आज़ादी के बाद इन 75 सालों में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। इसे कुछ बिंदुओं के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। 1947 में भारत की जीडीपी 2.7 लाख करोड़ थी, जो कि 87 गुना से ज़्यादा बढ़कर वर्ष 2021-22 में 236.65 लाख करोड़ हो गई है। भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी, जो 1950 में लगभग 265 रुपये थी, वह 486 गुना बढ़कर 1.28 लाख रुपये तक पहुंच गई है। भारत की यह कामयाबी इस मायने में भी चमकदार है कि उसने यह छलांग ब्रिटिश साम्राज्यवादी लूट से पैदा हुई गरीबी, भूख, अशिक्षा, बीमारी और देश विभाजन जैसी गंभीर चुनौतियों के बीच एक संवैधानिक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में लगाई है। जबकि अनेकों नव स्वाधीन देश इस दौरान भयानक गृह युद्ध, क्रूर सैनिक तानाशाही और आर्थिक सामाजिक तबाही से गुजरे हैं। ब्रिटेन की औपनिवेशिक गुलामी और लूट ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को पौने 200 सालों में दरिद्र बना दिया था। अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक के आकलन के मुताबिक ब्रिटिश साम्राज्य ने लगभग पौने 200 सालों के औपनिवेशिक राज में भारत की संपदा से लगभग 45 खरब डॉलर की लूट की। यह रकम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भारत की कुल जीडीपी के 12 गुने से ज़्यादा है। फिर भी इस कामयाबी से बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। यह कामयाबी प्रतीकात्मक ज़्यादा है और उसमें सार कम है। असल में आंकड़े कई बार पूरी सच्चाई बयान नहीं करते। उदाहरण के लिए जीडीपी के आकार के मामले में भले भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में वह दुनिया के 194 देशों के बीच 144वें स्थान पर है। यहाँ यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ब्रिटेन की आबादी सिर्फ 6.85 करोड़ है, जबकि भारत की आबादी 1.4 अरब है, जो ब्रिटेन की आबादी के 20 गुने से भी ज़्यादा है। लेकिन जीडीपी के मामले में भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से 20 गुना ज़्यादा बड़ी नहीं है, बल्कि उसने अब थोड़ी बढ़त बनाई है। दूसरी बात यह कि अर्थव्यवस्था के आकार में ब्रिटेन से बड़ा होने का मतलब यह नहीं है कि भारत ब्रिटेन की तरह विकसित और अमीर देश बन गया है। ब्रिटेन और उस जैसे विकसित देशों में उनके आम बाशिंदों के उच्च जीवन स्तर और शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मानव विकास के अधिकांश सूचकांकों के मामले में भारत अभी बहुत पीछे है। विश्व मानक विकास सूचकांक HDI की रैंकिंग में भारत 181 देशों के बीच 131वें स्थान पर है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि भारत को विकसित देशों के जीवन स्तर को हासिल करने में अभी दशकों का समय लगेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मानव विकास और लोगों के
रहन सहन के उच्च स्तर के मामले में ब्रिटेन 1980 में जहां था उस स्तर को हासिल करने में भारत को अभी 10 साल और लगेंगे। स्टॉप।